हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। सो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूरोप के अंदर अब पहले मोनार्की चल रही थी, सो वहाँ पे मोनार्की अब लोगों को बहुत ज़्यादा खटक रहा था। अब उनको समझ में आ गया था कि अगर हमें अपनी राइट चाहिए, लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो हमारे लिए नेशन स्टेट का फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए यूरोप के अंदर राइज होने लगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें नेशन स्टेट बनाने की डिमांड की जा रही थी। सो नेशन स्टेट का बर्थ होना शुरू हुआ यूरोप के अंदर 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, सो उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी के टाइम में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी जो कंट्रीज़ थी उस टाइम पे किंगडम्स में डिवाइडेड थी। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ थी वो गवर्न करती थी। ठीक है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़ यानी कि एक कोई भी राजा या रानी टाइप्स का रूल। अच्छा, उस टाइम पे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते थे और जो एथनिक डिफरेंट टाइप ऑफ एथनिक ग्रुप्स भी मिले हमें बहुत सारे, जैसे कि जर्मन, रोमांस, स्लेविक। ठीक है, उस टाइम पे यूरोप की डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट किंगडम्स, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज़, ये सारे पाए जा रहे थे जो कि एक नेशन स्टेट में नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी थे, जहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी बिल्कुल कम थी। जब पूरा यूरोप एक नहीं था, कुछ किंगडम्स में बटा हुआ था, नेशन स्टेट नहीं थे, तो पॉलिटिकल यूनिटी की तो बात ही नहीं की जा सकती। तो उस टाइम पे यूरोप के अंदर पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चरल बेसिस पे लोग डिवाइडेड थे उस टाइम पे। तो एक वहाँ पे राइज होता है। सो यहाँ पे अब राइज हो रहे थे क्या, नेशनल नेशन स्टेट बनना, नेशनलिज्म का स्प्रेड ऑफ आइडियाज़, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था ऑलमोस्ट स्टार्ट, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे बढ़ा, जिसकी वजह से आइडियाज़ लोगों को समझ में आने लगे कि लिबरल रेवोल्यूशन ऑफ कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो लिबरल रेवोल्यूशन 1830 में और 1848 में स्टार्ट हुआ। लिबरल रेवोल्यूशन यानी कि अपनी राइट्स की डिमांड करना, अपनी फ्रीडम की डिमांड करना। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि यूरोप के नेशनलिज्म से जुड़े हुए हैं, जैसे इन्वेड ऑफ नेपोलियन 1797 में नेपोलियनिक वॉर हुआ था। नेपोलियन बहुत जाना माना एक हिस्ट्री में। तो जो नेपोलियन ने इन्वेट किया था ना, तो उससे उसने क्या कहा था कि कोई भी बर्थ के बेसिस पे उसको प्रिविलेज नहीं मिलेगा। सो अब लोगों को समझ में आने लगा था कि यस, वी नीड आर राइट, वी शुड डिमांड आर लिबर्टी। नेपोलियन फॉल हो गया। अब यहाँ पे वीना पीस सेटलमेंट किया गया 1814 से 1815 के बीच में। अब यहाँ पे इटली का यूनिफिकेशन भी एक इवेंट होता है 1859 से 1870 तक लेके। फिर जर्मनी का यूनिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रोल प्ले करता है यूरोप के नेशनलिज्म को राइज करने में। सो जर्मनी का यूनिफिकेशन 1866 से 1871 के बीच में होता है। फिर वर्ल्ड वॉर 1 सबको पता है 1914 से 1918 के बीच में होता है। सो दीज सारे जो भी इवेंट्स हैं, चाहे नेपोलियन का इन्वेजन से लेके जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, चाहे नेपोलियन का फॉल हो, वीना सेटलमेंट हो, ये सब इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द यूरोपियन नेशनलिज्म। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है यूरोप के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में। 1789 में क्या होता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो रहा होता है, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के नेशन स्टेट को स्टेट बनाने की डिमांड की जाती है, जिसमें क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में आने लगती है कि यस, अब हमें अपना खुद का नेशन बनाना होगा, जिसमें हमारी सरकार होगी, ना कि कोई ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो कि हमें सप्रेस कर रही है। इसके अलावा कलेक्टिव आइडेंटिटी, अब अगर एक नेशन होगा, जैसे हम इंडियन है तो हम हमारी नेशनैलिटी इंडियन के फॉर्म में जानी जाती है, तो वहीं यहाँ पे फ्रेंच के लोग अब फ्रेंच समझ गए थे कि अगर कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए तो नेशन स्टेट का बनना ज़रूरी है, ना कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की का हमारे ऊपर कंट्रोल होना। तो यहाँ पे अगर फ्रेंच एक नेशन स्टेट बन जाएगा तो क्या होगा, वहाँ के लोग फ्रेंच फ्रांस की आइडेंटिटी से जाने जाएंगे। सो कलेक्टिव आइडेंटिटी। इसके अलावा कॉमन लैंग्वेज होगा उनके पास, यूनिफॉर्म लॉ होगा। जैसे हमारा इंडिया है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बिना चलता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने लिए राइट, अपनी डिमांड कर सकते हो, अपने लिए जस्टिस की डिमांड कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे जब मोनार्की होगी तो उसी की मर्जी चलेगी। इसीलिए यहाँ पे लोग अब यूनिफॉर्म लॉज को बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कब होता है, जब नेशन स्टेट बन जाता है एक
फ्रांस, ठीक है। फिर सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी थी, सेंट्रल को पावर दे देना जो कि उसी कंट्री के लिए, फ्रांस के लिए पूरा काम करेगा, उसकी जनहित के लिए, उनकी जनता के लिए काम करेगा। सो ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा एक नेशन स्टेट वाली जो क्वालिटीज़ थी वो आ रही थी लोगों को समझ। इसके अलावा स्प्रेड हुआ जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब से क्या हुआ कि लोगों को समझ में आने लगा कि यस, अब ज़रूरत है कि हम जो लोग हैं जितने भी, तो उन लोगों को समझ में आने लगा कि जो जैकोबियन क्लब से कि हम लोगों को ही अब आवाज़ उठानी पड़ेगी, कोई चमत्कार नहीं होने वाला, हमें कलेक्टिव होके एक साथ जुड़ के खुद के लिए, अपने लिए कुछ ऐसे पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे आइडियाज़ लाने पड़ेंगे जिससे कि हम एक नेशन स्टेट बना सके और डिमांड कर सके सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की। इसके अलावा नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन का जो फॉर्मूला था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसने इक्वालिटी ऑफ लॉ प्रोवाइड किया और बर्थ के बेसिस पे एवोल्यूशन, प्रिविलेज का एवोल्यूशन, जैसे कैसे हमारे अंदर इंडिया के अंदर SC ST को, अनटचेबल्स को क्या मिलता है, रिजर्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे नेपोलियन ने बर्थ के बेसिस पे कोई प्रिविलेज नहीं रखा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी हुए जिसने यूरोप के नेशनलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया, रोल प्ले किया। जैसे जुलाई रेवोल्यूशन 1830 में जुलाई में हुआ था। किंग चार्ल्स जो थे वहाँ से बर्बन मोनार्की ख़त्म की गई। फ्रांस में ऑथोरिटेटिव प्लस कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ थी। लिबर्टीज़ सप्रेशन करा जा रहा था लोगों के साथ। पीपल ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जहाँ पे पेरिस के अंदर, तो पॉलिटिकल चेंज की डिमांड की लोगों ने। चार्ल्स एक्स जो थे उनको हटाया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया अपने ही देश से। लुइस फिलिप ने चार्ल्स एक्स को उनकी पोजीशन ले ली और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की, क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो थे वो लुइस फिलिप के सपोर्ट में थे, ठीक है। इसके अलावा अपराइजिंग हुआ, मतलब कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, वहाँ पे लोग बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ को समझ में आने लगा कि अब यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच गया, अपराइजिंग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच गया, तो वहाँ पे उन्होंने ये कदम उठाया। इसके अलावा जो एक और बहुत ज़्यादा जो ग्रीक पे तुर्किश रूल था, तो उनसे उनको मोमेंटम मिला, मतलब कि ग्रीक से हट गया तुर्किश का रूल, मोमेंटम साइन हुआ जिसके तहत 1832 में ग्रीक जो है फाइनली आज़ाद हो गया था। 1848 में रेवोल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे लिबरल रिवॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। स्टार्ट होता है सिसिली इटली 1848 से, बर्बन किंगडम से, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया जाता है, लेकिन ये सिसिली जो है वो इटली में जो होता है वॉर वो फेलियर होता है। प्रूशिया में होता है किंग फ्रेडरिक विलियम IV, जिसमें जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। ऑस्ट्रिया में होता है फिर लिबरल रिवॉल्ट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती है। और विंस में होता है जिसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बनाई जाती है। इसके अलावा इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूरोप के नेशनलिज्म में। अगर इटली के यूनिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे रिसो रेजिमेंट, जिसको रिसर्जेंस भी कहते हैं, उसका मतलब हुआ वो लाया गया। 19वीं सेंचुरी में सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स किए गए। इटालियन पेनिसुला जो था वहाँ पे कंसोलिडेशन किया गया। और जर्मनी में जो यूनिफिकेशन हुआ था उसमें पॉलिटिकल मूवमेंट्स चलाए गए, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट्स की डिमांड थी राइट्स की, लिबर्टी की। ओके, सो यहाँ पे जर्मन स्टेट्स को नेशन बनाया गया। जर्मन एम्पायर 1871 में प्रूशियन लीडरशिप ले ली गई। 1834 में जुल्वेरियन ने जर्मन कस्टम यूनियन बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि प्रूशिया से ओटो वोन बिस्मार्क इलेक्ट हुए थे, ठीक है। 1860 और 1870 में सीरीज ऑफ वॉर किए गए। और फाइनली 1871 में जर्मनी जो है वहाँ क्या होता है, विलियम I फर्स्ट एम्परर बनते हैं जर्मनी के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशन स्टेट का थिंकिंग आ रहा 19वीं सेंचुरी में, जहाँ पे ये यूरोप के अंदर एक भी 19वीं सेंचुरी तक एक भी नेशन स्टेट नहीं था, लेकिन वहाँ से फिर सब कुछ बदल जाता है, पूरा हुलिया ही बदल जाता है यूरोप का। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, मतलब हर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में चेंजेस होना, राइज होना यूरोप का, इवेंट्स बहुत सारे हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल था यूरोप के नेशनलिज्म में, जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन। इसके अलावा रेवोल्यूशंस हुए जैसे जुलाई और बहुत सारे 1848 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू।